तो नेक्स्ट हम बात करते हैं शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र। किसकी बात कर रहे हैं? शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र। तो शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो किस प्रकार से काम करता है? देखो, अगर तंत्र की बात करते हो तो उसमें अंग होते हैं। क्या होते हैं? अंग होते हैं। और अंग यहाँ पर लसिकाभ अंग, लसिकाभ उत्तक, कोशिकाएं, घुलनशील अणु जैसे प्रतिरक्षी हैं, एंटीबॉडी वगैरह मिलेंगे। प्रतिरक्षा तंत्र, ये बात आप जानते हो, प्रतिरक्षा तंत्र इस मायने में बेजोड़ है कि विजातीय प्रतिजनों को पहचानता है और उनके प्रति अनुक्रिया करता है, उनको याद रखता है, जब सेकंड बार वो आते हैं तो उनको मार भी देता है। अच्छा, लसिकाभ अंग की बात हमारे पास पहले भी आ गई है। लसिकाभ अंग वे होते हैं जहां पर लसिकाणुओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्पत्ति होती है और एक इनका परिपक्वन होता है। जिनमें लसिकाणुओं की उत्पत्ति और परिपक्वन होता है ये लसिकाभ अंग कहलाते हैं। अब अस्थिमज्जा की बात करें, बोन मेरो की और थाइमस की बात करें, ये प्राथमिक लसिकाभ अंग हैं। ये बात हमारी पहले भी आ गई, ये बात हमारी पहले भी आ गई। ये प्राथमिक लसिकाभ अंग हैं। कैसे हैं? प्राथमिक लसिकाभ अंग। ठीक है, प्राथमिक लसिकाभ अंग है जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित होते हैं। जैसे परिपक्वन के बाद ये पलीहा, लसिका ग्रंथि, टॉन्सिल, क्षुधांत्र के पेयर पेचेजो और परिशेषिका में चले जाते हैं। इनको आप कहते हो द्वितीयक लसिकाभ अंग। ये बात क्लियर हो गई थी शुरू में ही, जहां लसिकाणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है और इनकी संख्या बढ़ जाती है। बोन मेरो की बात करें, ये मुख्य और प्राथमिक लसिकाभ अंग है जहां लसिकाणु समेत सभी रुधिर कोशिकाएं भी उत्पन्न होती है। थाइमस की अगर हम बात करें तो ये एक पाली वाली होती है थाइमस ग्रंथि। देखो इसमें दिखा रखा है थाइमस ग्रंथि, ये वाली थाइमस ग्रंथि एक पाली वाली होती है जो हृदय के पास उरोस्थि के नीचे, यानी हृदय के पास उरोस्थि के नीचे, बाहर तो स्टर्नम होता है, उरोस्थि को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम के पीछे होती है और हृदय के आगे होती है। ये जन्म के समय, अच्छा इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि जन्म के समय इसका आकार काफी बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है तो ये एक डोरी के समान हो जाती है। क्यों? क्योंकि आदमी जैसे जैसे बढ़ता है तो उसका इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता जाता है। ठीक है, तो ये बात इसमें आ गई। अस्थिमज्जा और थाइमस दोनों ही टी लसिकाणु के परिवर्धन और परिपक्वन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया करवाते हैं। पलिया की अगर हम बात करें तो ये पलिया दिखा रखा है, ये सेम के आकार का बड़ा अंग है। इसे मुख्य रूप से लसिकाणु भक्षाणु होते हैं। रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। ये क्या करता है? और इसके अलावा ये लसिकाणुओं का द्वितीयक अंग भी है ये। ठीक है, लसिका ग्रंथियां हमारे शरीर में छोटी छोटी जगह जगह पर अनेक लसिका ग्रंथियां होती हैं। जो अगर बॉडी में कोई बड़ा संक्रमण होता है तो ये लसिका ग्रंथियां फूल भी जाती हैं और ये लसिका ग्रंथियां भी क्या काम करती हैं? ब्लड में आए हुए रोगाणुओं को छान लेती हैं और उनको मार के नष्ट कर देती हैं, ब्लड को फिल्टर करती हैं। इसके अलावा प्रमुख पथों जैसे रास्ते, श्वसन का है, पाचन का है, जनन मूत्र पथ है, कि जो लाइनिंग है, जो स्तर है, जैसे ये है, इसका जो अंदर का स्तर है, ये आस्त्रों के भीतर लसिकाभ उत्तक होते हैं। देखो लसिकाभ उत्तक की बात कर रहा है। क्या होते हैं? लसिकाभ उत्तक। सब पे पूछ सकता है लसिकाभ अंग क्या है, इसके बारे में पूछ सकता है। लसिकाभ उत्तक क्या है? कोशिकाओं की बात आ गई। ठीक है, तो लसिकाभ उत्तक कहाँ होते हैं? प्रमुख आस्त्रों यानी प्रमुख पथों के आस्त्रों पर, जैसे श्वसन है, पाचन है, इनके आस्त्रों पर रहते हैं, लसिकाभ उत्तक होते हैं। जो श्लेष्म संबंध लसिकाभ उत्तक म्यूकोसल एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू कहलाते हैं। बिल्कुल ये है, भाग में प्रश्न आ सकता है, क्वेश्चन बनता है आपका बिल्कुल ये, कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि MALT क्या है? MALT क्या है? तो आपको बताना पड़ेगा MALT क्या है? म्यूकोसल एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू। और हिंदी में आप क्या बोलोगे? श्लेष्म संबंध लसिकाभ उत्तक। क्या बोलोगे? लसिकाभ उत्तक। और ये कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? जो प्रमुख पथ है उनके लाइनिंग में रहते हैं। और ये मानव शरीर में लसिकाभ उत्तक लगभग 50% रहते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एड्स का टॉपिक है, तो इस पे थोड़ा सा हम वैसे ही बात कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं।
एड्स एक बीमारी है और ये HIV वायरस के जरिए होती है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है और HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। जब बॉडी में HIV वायरस चला जाता है तो उसके लक्षण प्रकट होते हैं, और जब लक्षण प्रकट होते हैं तो जब बहुत गंभीर हो जाते हैं उस स्थिति में व्यक्ति को एड्स रोगी कहा जाता है। स्टार्ट में उसको एड्स रोगी नहीं कहा जाता है। एड्स के अंदर क्या होता है कि जैसे ही HIV वायरस अंदर गया तो ये लिम्फोसाइट जो होते हैं B और T लिम्फोसाइट है उन पे अटैक कर देता है और उनको खत्म कर देता है। जैसे इनको खत्म कर दिया तो बाहर से आने वाले एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी नहीं बनेगी और हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे संक्रमण ऐसे हो जाएंगे जिससे हमारी मृत्यु हो जाएगी। एक्चुअल में एड्स के खुद के कोई सिम्टम्स नहीं होते, ये सारे सिम्टम्स प्रतिरक्षा तंत्र के कमजोर होने के होते हैं। क्लियर? यहां पे अगर देखें एड्स शब्द उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, आप इसको हिंदी में कह सकते हो और इंग्लिश में आप बोलते हो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के लिए प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है कि प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन काल में उपजित करता है और जो इस बात का संकेत है कि न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है, बाद में हो सकती है। प्रतिरक्षा तंत्र का सबको सेम ही मिला है लेकिन प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर क्यों हुआ? किसी वायरस की वजह से हो गया होगा। एड्स का सबसे पहले 1981 में पता चला। कहां पता चला? और लगभग पिछले 25 वर्षों में सारे विश्व में फैल गया और इस रोग के 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस रोग से 2.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो चुकी। एड्स आप जानते हैं एक विषाणु जनित रोग है और एक वायरस के कारण एड्स होता है। इसको आप HIV वायरस कहते हो। उस समूह में आता है जिसको रिट्रोवायरस कहते हैं। HIV जो होता है वो एक प्रकार का रिट्रोवायरस है। रिट्रोवायरस का मतलब ये हुआ कि कोई वायरस है वो DNA जैसे DNA से RNA बनना, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब RNA से DNA बन रहा है तो इसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे? और ऐसा काम ये पश्च विषाणु कर सकता है आसानी से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया। इसमें सहायक T कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, इसको स्लाइम डिजीज भी कहते हैं। सबसे पहले 1981 में समलैंगिक पुरुषों में USA के डिजीज कंट्रोल सेंटर अटलांटा में खोजा गया। याद रखना आप, बहुत अच्छी बात है, पूरी डिटेल है यहाँ पे। समलैंगिक पुरुषों में मिला था ये, वैसे नहीं मिला था। कहाँ मिला था? समलैंगिक पुरुषों में। समलैंगिक पुरुषों की यदि बात करें तो जैसे विपरीत लिंग वाले नहीं हो, सेम लिंग वाले हो और उन्होंने मैथुन प्रक्रम किया हो, जैसे पुरुष पुरुष, उसको समलैंगिकता कहोगे। स्त्री स्त्री, समलैंगिकता। ठीक है। भारत में एड्स प्रथम मामला 1986 में चेन्नई में मिला था। कहां मिला था? HIV फर्स्ट और HIV सेकंड की 2 लेवल होती हैं, ये अलग अलग देशों के लिए बता रखी है, ये थोड़ा सा अलग से दे रखा है। स्ट्रक्चर और रोग जनकता, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये HIV वायरस ऐसा होता है, इसके अंदर ये जो है RNA, ये है RNA, सिंगल स्ट्रैंड RNA। सिंगल स्ट्रैंड RNA की 2 लड़ियां होती है इसमें अलग अलग, ऐसे। समझ में आ गई बात? और इनके ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के अणु पाए जाते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के क्या पाए जाते हैं? अणु पाए जाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, अब इनके ऊपर प्रोटीन का पहला आवरण, फिर उसके ऊपर प्रोटीन का एक और आवरण। जो पहला आवरण होता है उसको कैप्सिड कहते हैं, प्रोटीन 24 दिखा रखी है, और जो दूसरा आवरण होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, प्रोटीन 17। और सबसे बार आप जानते हो, कोई वायरस की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, सबसे बार लिपिड की बाइलेयर होती है, ये लिपिड की लेयर है, और इसके अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो भी 2 प्रकार के हैं, एक तो 120 प्रकार का और एक 41 प्रकार का। ये HIV वायरस की संरचना है। ठीक। यहां पर HIV वायरस है, ये आया जैसे ही प्राणी की कोशिका के अंदर गया, जाने के बाद विषाणु DNA प्रतीप्त ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा उत्पन्न, यानी ये अंदर गया और जाने के बाद इसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया की और एक RNA का खंड बना के बाहर निकाल दिया। ये RNA इसके DNA के अंदर गया, जिस कोशिका के अंदर जा रहा है,
उसकी कोशिका के अंदर जाके उसके क्रोमोसोम से जुड़ गया। समझ में आ गई? अब उसकी पूरी मशीनरी पर यह कब्जा कर लेता है। समझ में आ गई बात? क्या हुआ? ये विषाणु आरएनए कोर है, विषाणु संक्रमित प्रसामान्य कोशिका, ये आ रहा है HIV वायरस अंदर गया और विषाणु आरएनए कोशिका में जैसे ही प्रवेश करता है फिर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया करता है। क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया ये है कि ये आरएनए से डीएनए बना लेता है। भाई क्या बना लेता है? मारना मुश्किल है इसको। आरएनए से डीएनए बना लेता है और डीएनए बनकर ये पूरी कोशिका है उसके केंद्रक में चला जाता है और केंद्रक में जाके उसका जो डीएनए होता है ना उसके साथ बाइंड कर जाता है और जैसे उसके साथ बाइंड करवा लेता है तो एक तरीके से अब उसकी पूरी मशीनरी पर खुद कब्जा कर लेता है और जैसे ही पूरी मशीनरी पे कब्जा करता है अब जो सेल बनेंगे ये टूट टूट के केंद्रक वो सारे HIV वायरस वाले बनेंगे अब फटाफट फटाफट। समझ में आ गई बात? ये फटाफट बना देगा। तो अब इसके पास अलग पावर है। व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु वृत्त बक्षाणु यानी मैक्रोफेजेस में प्रवेश कर जाता है जहां उसका आरएनए जीनोम विलोम ट्रांसक्रिप्टेज प्रक्रिया द्वारा उल्टा हो जाता है, आरएनए से डीएनए बना लेता है और की सहायता से रेप्लिकेशन करता है तथा विषाणु के डीएनए बना लेता है। यानी पहले आरएनए था, अब क्या बना लेता है? डीएनए। किसके जरिए? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जरिए। यह विषाणु डीएनए प्रपोषी की कोशिका के डीएनए के साथ सम्मिलित हो जाता है, यानी इस कोशिका के साथ जाके जुड़ जाता है, होकर संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु कण पैदा करने के लिए निर्देश देता है। अब ये वहां पे कमांडिंग करने लग गया। वृत्त बक्षाणु विषाणु उत्पन्न करता है, जारी रखते हैं और इस तरह एक HIV फैक्ट्री की तरह काम करने लग जाता है। समझ में आ गई बात? इसके साथ ही HIV सहायक T कोशिकाओं में जब घुस जाता है तो वहां पर भी यही काम कर देता है और फिर अगली T कोशिकाओं पर आक्रमण कर देता है। लगातार ये आक्रमण करता रहता है और T कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है और व्यक्ति में धीरे धीरे HIV के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये बात मैंने आपको बताई कि जैसे ही T कोशिकाओं की संख्या गिरावट आती है तो बहुत सारे संक्रमण हो सकते हैं, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम, टॉक्सोप्लाज्मा परजीवियों के कारण जल्दी से संक्रमित हो सकता है। यहाँ पर देखो सेक्सुअल रूट संचरण का, पेरेंट्रल रूट और ट्रांसप्लेसेंटल रूट। ठीक है, अगर देखा जाए तो सेक्सुअल रूट यह अत्यधिक लैंगिक संपर्कों, वेश्यावर्ती, समलैंगिकता, कृत्रिम वीर्य सेचन के कारण होता। समझ में आ गई बात? समलैंगिकता का मैंने बता दिया, वेश्यावर्ती बिल्कुल, वेश्यावर्ती एक तरीके से बैन चीज है समाज में। ठीक है, समलैंगिकता, कृत्रिम वीर्य सेचन। और दूसरी बात करें तो रक्त संपर्क द्वारा असावधानी पूर्वक रक्त का आदान, टैटू बनवाना, किसी संक्रमित उस तरह से बार्बर की शॉप में बिल्कुल ये वायरस बॉडी के अंदर स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, और ये नीचे वाला दे रखा है, इसमें ये बात बता रखी है कि प्लेसेंटा के जरिए माता यदि HIV पॉजिटिव है तो प्लेसेंटा के जरिए अपने बेबी को वो गिफ्ट दे देगी बोनस में, है ना। आमतौर पर HIV का संक्रमण निम्नलिखित चीजों से होता है। संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क द्वारा, बात क्लियर, संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आधान से, संक्रमित सुइयों के प्रयोग से, जैसे अंतःशिरा, ड्रग करने वाले जो नशा करने वाले होते हैं वो एक सुई लेते हैं, दूसरे लगा लेता है, फिर दूसरे को लगा लेते हैं, उनको पता ही नहीं रहता नशे के अंदर, और इससे क्या हो सकता है? संक्रमण फैल जाता है। संक्रमित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में, यानी प्लेसेंटा के जरिए। ठीक है, यहां पर देखो ये बात भी लिख रखी है, एड्स का फैलाव परस्पर संपर्क, गले मिलने से, चुंबन द्वारा, साथ में खाना खाने से, हाथ मिलाने से, मच्छर के काटने से, कफ द्वारा छींकने तथा एड्स रोगी को देखने से नहीं होता है। मतलब इतने कारण हैं जिनसे एड्स नहीं होता है। तो ये हम बात कर रहे थे कि एड्स का फैलाव परस्पर संपर्क, गले मिलने से, चुंबन द्वारा, साथ में खाना खाने से नहीं होता है। ये चीज़ें आप पढ़ लेना, छींकने के द्वारा, उसके साथ बैठ के खाना खाने के, खेलने से, उसके कपड़े शेयर करने से भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो बात दे रखी है तो इसके अंदर आप यही है कि थोड़ा सा जागरूक रहो और सिर्फ HIV जो होता है वो
शरीर के तरल द्वारा ही फैलता है, द्रव्य द्वारा। जैसे लसिका द्रव्य हो गया, ब्लड हो गया, उसके जरिए फैलता है। बाकी किसी भी मामले में HIV नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर उद्भवन काल की बात कर रहा है। रोग कारक का शरीर में प्रवेश एवं रोग के लक्षण प्रकट होने के बीच का समय उद्भवन काल होता है। और ये काफ़ी हो सकता है, जैसे 3 महीने तक अगर आप पहले किसी की बॉडी में HIV वायरस आ गया और उसको जांच करवाते हैं तो उसका रिजल्ट जो होता है वो नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आता, क्योंकि 3 महीने बाद तक वो एंटीबॉडी बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तब जाके रिजल्ट आता है। और एलाइजा टेस्ट होता है इसका, आप जानते हो। लक्षण की अगर हम बात करें तो इसके लक्षण, जो शुरुआती लक्षण है वो आपको कब तक दिख सकते हैं? 5 से 10 वर्ष तक दिख सकते हैं। तो लक्षणों की अगर हम देखें, हाँ ये थोड़ा सा आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, हटाओ इसको। ठीक है, तो लक्षणों की अगर हम बात करें तो मैं वैसे ही बता देता हूं। जैसे TB होना, कैंसर होना, लगातार दस्त लगना, रात को पसीना आना, हमेशा बुखार रहना, शरीर का पीला पड़ जाना, वजन एकदम से कम हो जाना, मुंह के अंदर छाले हो जाना, हार्ड नाल, एलिमेंट्री पूरी के नाल में छाले हो जाते हैं, और जगह जगह से लिम्फ नोड सूज जाती है, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, और ये इसमें एलाइजा टेस्ट दे रखा है। ये एलाइजा टेस्ट जो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट से इसकी जांच की जाती है। ठीक है, ये इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें तो हमें इतनी सारी मेडिसिन का नाम याद नहीं रखना है, सारी मेडिसिन दे रखी है। रेटोनेवियर, नेल्फिनिवर, ज़िडोयुएडेन, AZT, DDI, ये बहुत सारी टेबलेट है। तो ये अपने उसमें नहीं है, बहुत सारी टेबलेट आपको लिखने की कोई बात नहीं। एड्स की रोकथाम की अगर बात करें तो सचेत रहें, इसका कोई इलाज तो है नहीं, तो सचेत रहें कि आप ये नहीं कह सकते, देखो ये बात आप नहीं कह सकते, यह संक्रमण सही निगरानी न होने के कारण हो सकता है। एकमात्र बहाना अनभिज्ञता हो सकती है। दुनिया का ऐसा कोई भी आदमी है वो आपको ऐसे कहे कि उसको HIV हो गया और अनजाने में हो गया, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अनजाने में कभी भी HIV नहीं होगा। ये एकमात्र उसके लिए क्या है? बहाना। क्या है? बहाना। HIV अनजाने में नहीं हो सकती। ऐसे तो दुनिया के अंदर हर व्यक्ति HIV पेशेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अज्ञानता के कारण मत मरो, बात सही लिख रखी है कि अज्ञानता के कारण तो मत मरो। कम से कम पूछ लो किसी से। ये इतने सारे गैर सरकारी संगठन है और ये इनके बारे में बताते रहते हैं, जगह जगह इनके सेमिनार भी होते हैं, और HIV के बारे में लोगों को जागरूक करें। आपका भी ये दायित्व होता है कि HIV के बारे में लोगों को जागरूक करें ताकि कम से कम ये डिजीज फैले। ठीक है, अगली बात करते हैं कैंसर की। दो, कैंसर के अंदर क्या होता है, कॉमन सी बात करेंगे। कैंसर एक भयावह बीमारी है और कैंसर का 2nd और 3rd स्टेज में पता लगता है, तब इसका इलाज इम्पॉसिबल हो जाता है। कैंसर का मतलब होता है कोशिकाओं का अनियमित विभाजन। कोशिकाओं का अनियमित विभाजन। कोशिकाओं का अनियमित विभाजन। तो जैसे ही मान लो ये उत्तक है कोई और यहां पर ये कैंसर कोशिका आ गई, तो इसका जो केंद्र है वो टूटने लग जाएगा और यहीं पर बहुत सारी कोशिका बनने लग जाएंगी और इससे एक अर्बुद पैदा हो सकती है, गांठ या ट्यूमर पैदा हो सकती है। ठीक है, ये ट्यूमर 2 प्रकार की होती है, एक बिनाइन और एक मैलिग्नेंट। जो बिनाइन ट्यूमर होती है वो सुरक्षित होती है, उसको शल्य क्रिया द्वारा निकाला जा सकता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट होती है वो रक्त के जरिए दूसरे स्थान पर चली जाती है और दूसरी जगह संक्रमित कर देती है। तो ये भयावह रूप होता है कैंसर का, मैलिग्नेंट कैंसर जो होता है। तो इसमें यही बता रखा है, सुदुम जो है बिनाइन और दुर्दुम जो है मैलिग्नेंट। ठीक है, और एक जगह से दूसरे जगह जाके सेल का कैंसर फैलाना, इसको कहा जाता है मेटास्टेसिस। क्या कहा जाता है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैंसर के कारण भौतिक कारण भी हो सकते हैं, रासायनिक कारण भी हो सकते हैं, जैविक कारण भी हो सकते हैं। भौतिक कारणों की अगर हम बात करें तो बहुत सारी विकिरण है, एक्स किरणें, गामा किरणें, आयननकारी और विकिरण जैसे यूवी किरणें जीवों के DNA को नुकसान पहुंचाती है और हो सकता है उनसे कैंसर हो जाए। रासायनिक कारण में आप जानते हो तंबाकू के धुएं में मौजूद रासायनिक कैंसर जन फेफड़े के कैंसर के मुख्य कारण होते हैं। ठीक है,
जैविक कारक की यदि बात की जाए तो बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं कि जो वायरस जनित होती हैं, और जब वायरस बॉडी में आ जाता है तो जब वो वायरस तो रोग तो फैला देता है, लेकिन वो कहीं कहीं क्या कर जाता है, जो कैंसर की जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं उनको कैंसर कोशिकाओं में चेंज कर जाता है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनमें कैंसर का खतरा बन जाता है। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु अर्बुदीय विषाणु ऑन्कोजीन वायरस कहलाते हैं। इनमें जो जीन होते हैं उनको विषाणीय अर्बुद जीन कहते हैं। इसके अलावा प्रसामान्य कोशिकाओं में कई जीनों का पता चला है जिन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में सक्रिय किए जाने पर वे कोशिकाओं को कैंसर जन में बदल देते हैं। ठीक है। कैंसर के प्रकार कार्सिनोमास, सार्कोमास, मेलेनोमा, एडिनोमा, ये कैंसर के प्रकार हो गए। कार्सिनोमास की अगर हम बात करें तो ये एपिथेलियम ऊतकों में होने वाला कैंसर होता है, जैसे स्तन कैंसर, फेफड़े का कैंसर, आमाशय का कैंसर। सार्कोमास की बात करें तो ये अस्थियों का होने वाला कैंसर है, लसिका गांठों में ये कैंसर होता है। ल्यूकेमिया की बात करें तो ये ब्लड कैंसर होता है। मेलानोमा की बात करें तो त्वचा का कैंसर होता है। एडिनोमा की बात करें तो ग्रंथियों का कैंसर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ग्रंथियों का कैंसर के कई टाइप्स होते हैं। कैंसर का निदान अगर देखा जाए तो एक तो बायोप्सी होती है। बायोप्सी क्या करते हैं कि जिस जगह पर डाउट होता है उस जगह का टुकड़ा निकाल लेते हैं छोटा सा काट कर, और उसको लैब में ले जाके उस पर माइक्रोस्कोप से उसका अध्ययन करते हैं कि उसमें कैंसर कोशिकाएं हैं या नहीं। इसको बायोप्सी कहा जाता है। एक है रक्त एवं अस्थिमज्जा परीक्षण। ठीक है। इसमें ल्यूकेमिया में होने वाली कोशिकाओं की बढ़ी हुई संख्याओं की जांच की जाती है। तो ल्यूकेमिया में क्या होता है, ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर होता है ना, तो आपकी जो ब्लड के अंदर जो WBC सेल है वो फिक्स है, लेकिन ये डबल ही मिली डॉक्टर को, तो उसको डाउट हो जाएगा किस चीज़ का, ब्लड कैंसर का। तो सेल काउंटिंग से पता लग जाता है। एक रेडियोग्राफी तकनीक है, CT स्कैन करना, MRI करना, इनसे भी एक्सरे है, इनसे भी कैंसर की गांठों का पता लगाया जा सकता है। ठीक है। और कैंसर के उपचार की बात करें तो एक तो शल्य चिकित्सा है, इसमें चीरा लगा के काट के कैंसर की गांठ को निकाल दिया जाता है। रेडियोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी में विकिरण डाली जाती है, विकिरण डाल के उस कैंसर की गांठ को वहाँ से हटा दिया जाता है। और एक कीमोथेरेपी है, तो कीमोथेरेपी के अंदर इसके अंदर कीमोथेरेपी के अंदर क्या होता है, एंटी कैंसर की जो दवाएं दी जाती हैं, और दो दवाएं होती हैं इतनी खतरनाक होती है कि व्यक्ति के बाल वगैरह भी जड़ जाते हैं कीमोथेरेपी के अंदर। हाँ, जड़ने लग जाते हैं। कुछ औषधियां है अर्बुदों के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे बाल वाल जड़ना, इसमें लिख रखा। इम्यूनोथेरेपी भी है, यहाँ पर अर्बुद कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पता लगाए जाने और नष्ट किए जाने से बचती हैं, इसलिए ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जिन्हें जैविक अनुक्रिया रूपांतरण कहते हैं, जैसे कि इंटरफेरोन, जो अनेक प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रियत करता है और अर्बुद को नष्ट करने में सहायता करता है। यानी बाहर से इम्यून सिस्टम को एक्टिव बनाया जा रहा है कि इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया तो वो खुद ब खुद किसको मार दे, कैंसर कोशिकाओं को मार दे। ठीक है, कर दो, चलो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग एवं एल्कोहल का कुप्रयोग। किसकी बात करेंगे, ड्रग और एल्कोहल का कुप्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ड्रग हैं, जैसे ओपियोइड्स, ऐसे ड्रग हैं। यहाँ पे प्रश्न बनता है भाई कि ऐसे ड्रग कौन से हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र तंत्र में विशिष्ट ओपियोइड्स ग्राहियों से बंध जाते हैं। तो आप इसमें नाम क्या लिखोगे, ओपियोइड्स। क्या लिखोगे, ओपियोइड्स। आमतौर पर स्मैक, नाम सुना आपने स्मैक का, स्मैक, मशहूर हेरोइन, हेरोइन। ठीक है, रासायनिक रूप से डाई एसेटिलीकरण मॉर्फिन, यानी इसी से सारी चीजें बनाई जा रही हैं, इससे मॉर्फिन बना लिया गया, जो एक सफेद गंधहीन तीखा रवेदार यौगिक है। यह मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त होता है, यानी हेरोइन किससे बनाई जाती है, मॉर्फिन से बनाई जाती है। यह पोस्त के पौधे, जिसको आप क्या कहते हो, पेपावर सोमनिफेरम के लेटेक्स के, यानी उसके दूध से निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर हेरोइन को नाक से जोर से सांस लेकर या टीके के जरिए लिया जाता है। देखो आपने मूवी वगैरह में खूब देखा होगा, ऐसे रखते हैं फिर ऐसे खींच लेते हैं उसको। ठीक है, और ये क्या करता है, एक अवसादक है और शरीर के प्रकारियों को धीमा करता है। एक डिप्रेसेंट है, अवसादक है। जैसे ये अंदर गया
तो आपका देखो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उसको शांत कर देता है, और फिर जो सामने आपको जो भी है कोई चीज़ वो 4 भी दिखेंगी, और जैसे उसको टेंशन वाली जो इसकी बातें हैं वो उसकी ख़त्म भी हो जाएंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें अति के लिए खराब है, आपको यही सिखाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। मॉर्फिन एक बहुत प्रभावी शामक है और पीड़ाहर है, जिन रोगियों को शल्य सर्जरी के दौरान दिया जाता है। देखो बहुत सारे रासायनिक जो नशे वाले पदार्थ हैं वो नींद लाने के लिए और पेन किलर के रूप में यूज किए जाते हैं, लेकिन लोग उनका क्या करते हैं, कुप्रयोग। हमें ये टॉपिक यही पढ़ना है, ड्रग एवं अल्कोहल का कुप्रयोग। तो ये आपको अफीम का पौधा दिखा रखा है, ये इसकी रासायनिक स्ट्रक्चर है। कैनाबिनोइड्स रसायनों का समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनोइड्स ग्राहियों से पारस्परिक क्रिया करता है। कैनाबिनोइड्स कैनेबिस सेटाइवा पौधे से प्राप्त किया जाता है कि पुष्प क्रम से, यानी भांग की बात कर रहे हैं हम, भांग के फूलों का सीड्स, पत्तियां, राल विभिन्न संयोजन से मेरिजुआना, हसीस, चरस आदि गांजा बनाए जाते हैं। यानी भांग से ही सारी चीजें बनाई जा रही है। कौन कौन सी? मेरिजुआना, हसीस, चरस, गांजा। आमतौर पर ये अंतःशोषण या मुंह द्वारा खाए जाते हैं मादक द्रव्य हैं जो हृदय वाहिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, यानी ये कार्डियक सिस्टम को प्रभावित करते हैं। जो हार्ट है उसकी जो क्षमता है उसको डाउन करने लग जाते हैं, जिसके कारण थोड़ी देर के लिए आदमी का बीपी लो रहता है और उसको अच्छा लगता है। आजकल कुछ खिलाड़ियां भी कैनाबिनोइड्स का दुरुपयोग करते हैं। ये कैनाबिनोइड्स अणु की संरचना है, ये भांग का पौधा है, और यहाँ पे दतूरा का भी दे रखा है, आगे हम बात करेंगे। हाँ बना लेते हैं। कोका पादप एरिथ्रोजाइलम कोका, ये मूल रूप से दक्षिणी अमेरिका का पौधा है। ये तंत्रिका प्रेषक है, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के परिवहन में बाधा डाल देता है। ये आदमी ज़्यादा सोच रहा है तो उसका डोपामिन का लेवल बढ़ा हुआ है और इसमें बाधा डाल देता है, तो कम सोचने लग जाता है, टेंशन खत्म हो जाती है। कोकेन, जिसे आमतौर पर कोका या क्रैक कहा जाता है, प्राय जोर से सांस द्वारा अंदर खींची जाती है। इसका भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर असर पड़ता है और सुखाभास होता है, ऊर्जा की वृद्धि की अनुभूति होती है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। कोकेन की अत्यधिक मात्रा से विभ्रम हो जाता है। अगर ज़्यादा कोकेन ले ली तो विभ्रम उत्पन्न हो जाता है। वो जो तू अभी बता रहा था 2 के 4 दिखने लग जाते हैं, विभ्रम हो जाता है कोई चीज़ का, ठीक है। अन्य प्रसिद्ध पादप जिनमें विभ्रम पैदा करने का गुण होता है एट्रोपा, बेलेडोना और दतूरा है, ठीक है। बर्बिट्यूरेट, एफेटिमेन, बेंजोडाइजेपिन ड्रग और इनके अन्य ड्रग को अवसाद, अनिद्रा, मानसिक व्याधि ग्रस्त रोगियों के लिए सामान्य औषधियों के रूप में काम लिया जाता है, लेकिन इनका कुप्रयोग है, इनका भी कुप्रयोग है। और देखो इसके अंदर ये भी बातें हैं, जैसे जो वाइटनर होता है उससे भी लोग नशा कर लेते हैं, वाइटनर जो होता है ना। और ये जो टायर पंचर की दुकान पे वो लगाते हैं ना सोल्यूशन वगैरह जो होते हैं, सॉल्यूशन कौन सा होता है वो, उससे भी नशा कर लेते हैं। बूट पॉलिश से नशा कर लेते हैं, ठीक है। विभ्रम गुण वाले अनेक पादपों, फलों, बीजों का विश्व भर में लोक औषधि, धार्मिक उत्सवों, देखो ये बात ये कह रखी है कि इन नशे वाली जो चीजें हैं ये आज की नहीं, ये परंपरागत है, राजा महाराजाओं के खानदान से चलती हुई आ रही है, ठीक है। और राजपूताना वंश से भी आप जोड़ के देखोगे तो भी आपको नशे का एक उनके अंदर एक परिचायक मिलता है, न कि नशा वो गलत मानते हैं। समझ में आ रही है बात? नशे को वो गलत नहीं मानते, नशे को एक परंपरागत ट्रेडिशनल तौर पे लेते हैं वो, और आज भी लेते हैं, लेकिन अब उसकी अति जो हो गई वो बेकार है। धार्मिक अनुष्ठान में, किसमें? धार्मिक अनुष्ठान में भी लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बारे में ये बता गई है, और तो ड्रगों का कुप्रयोग बन जाता है। अच्छा, किशोरावस्था और ड्रग अल्कोहल के कुप्रयोग, देखो आज आपकी जो एज है वो किशोरावस्था में ही है। किसमें है? किशोरावस्था का अर्थ एक अवधि, एक प्रक्रिया दोनों से है, जिसके दौरान एक बालक समाज में अपनी प्रभावी सहभागिता के लिए अपनी वृत्ति और विश्वास के अनुसार परिपक्व होता है। यानी 12 से 18 की जो एज है वो किशोरावस्था है, और इस एज में यदि नशे की लत पड़ गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है,
दूसरे शब्दों में किशोरावस्था बचपन और प्रौढ़ता को जोड़ने वाला एक पुल है। अगर इस एज में कोई व्यक्ति, कोई जो किशोर है, वो ड्रग और अल्कोहल के चक्कर में पड़ गया तो मेरे को ख्याल है उसका फ्यूचर खराब है। किशोरावस्था के साथ साथ उनमें अनेक जीव वैज्ञानिक और व्यवहारात्मक परिवर्तन आते हैं। ठीक है, कई परिवर्तन आते हैं किशोरावस्था के साथ, और उनको दबाने के लिए भी कर लेता है वो। जैसे भाई जो हार्मोन है, हार्मोन इम्बैलेंस होता है, हार्मोन के उतार चढ़ाव होते हैं, फैशन के तौर पे ले लेता है। कोई एक कैंडिडेट पी रहा है सिगरेट और दूसरा बोल रहा है लेके देगा एक बार, और शायद उसको अच्छा लग जाता है और फैशन के तौर पे उसको लत पड़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें गलत है। जिज्ञासा, जोखिम उठाने और उत्तेजना के प्रति आकर्षण। सामने देखिए, जिज्ञासा, जोखिम उठाने और उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की इच्छा ऐसे सामान्य कारण है जो किशोरों को ड्रग तथा अल्कोहल की तरफ प्रेरित करती है। जिज्ञासा है उसके अंदर सीखने की, लेकिन उससे हो नहीं रहा है, कर लेगा। ड्रग, जोखिम उठाने की, रिस्क लेने के लिए कर लेगा नशे का यूज। उत्तेजना के प्रति आकर्षण, उसका आकर्षण बढ़ता जा रहा है किसी चीज के प्रति तो भी कर सकता है वो। बच्चे की प्राकृतिक जिज्ञासा उसे प्रयोग के लिए अभिप्रेरित करती है। ड्रग और अल्कोहल के प्रभाव की फायदे के रूप में देखने से समस्या और जटिल हो सकती है, और वो क्या करते हैं, उसको ड्रग को ना फायदे के रूप में देखते हैं कि ड्रग लेने से फायदा है, लेकिन वो समस्या और भी जटिल खड़ी कर देता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर ये बातें बता रखी है, और इसलिए शैक्षिक क्षेत्रों के अंदर ये जो चीज़ें हैं, या फिर कहे स्कूली शिक्षा के अंदर इसीलिए चैप्टर जोड़े जाते हैं ताकि आप इनसे जागरूक रहें और नशे की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाएं। व्यसन पर निर्भरता, एडिक्ट कैसे हो गया, एडिक्ट ही हो गया वो, आदी, नशे पर निर्भर हो गया। नशा करना अलग चीज़ है और एडिक्ट होना अलग चीज़ है। यह समझ कि ड्रग लाभकारी है, अगर वो ये सोच ले कि ड्रग लेने से मेरे याद ज़्यादा होता है, गलत बात है। वो बोला कि मैं शराब पी के पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं है। बार बार लेने का कारण, या फिर वो बार बार ले रहा है, इंटरवल नहीं दे रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्कोहल ड्रग अंतर्निहित व्यसनी प्रकृति है, लेकिन व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता। बात को अभी आप भी नहीं समझ पाए। अंतर्निहित व्यसनी प्रकृति है, ये आपके मन में छुपी हुई एक एडिक्टेशन है, एक आदत है, लेकिन आप इसको समझ नहीं पाते। आप क्या करते हो, जैसे मान लो कोई भी है, आपको तो समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कोई भी है, वो जब एक बार पीता है, 2 बार पीता है, 3 बार पीता है, 4 बार पीता है, पीता रहता है। जब उससे कोई पूछता है, अरे यार हम आदी थोड़ी हैं इस चीज़ के, हम तो शौक के पीते हैं, लेकिन पी रहा है वो रोज़। लेकिन अगर देखा जाए, आप उसको ये याद लाओ तो पिछले 15 दिन से कंटिन्यू पी रहा था, तो एडिक्ट हो गया यार। एडिक्ट नहीं हुआ मैं, एडिक्ट नहीं हुआ मैं, मेरे को किसी चीज़ की आदत नहीं पड़ी है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही पी रहा हूँ। तो ये बात उसको समझ में नहीं आती, अंतर्निहित व्यसनी प्रकृति उसको समझ में नहीं आती। ड्रग और अल्कोहल के कुछ प्रभावों के प्रति लत एक मनोवैज्ञानिक आसक्ति और भला चंगा होने की, जो व्यक्ति के उस समय भी ड्रग और अल्कोहल लेने की प्रेरित करने से जुड़ी है, जबकि उनकी ज़रूरत नहीं होती है, उनका इस्तेमाल आत्मघाती है। ड्रग के बार बार उपयोग से हमारे शरीर में मौजूद ग्राहियों का सही स्तर बढ़ जाता है, ये भी है। जैसे जिसने पहली बार अल्कोहल का यूज किया तो उसने कम मात्रा में ली, अब 3 दिन 4 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन वो कम मात्रा में ले रहा है अल्कोहल। लेकिन अब जो आपके रिसेप्टर हैं, जो ग्राह्य हैं, उनको उस चीज़ से नशा नहीं हो रहा है, अब वो डोज बढ़ा देगा, फिर उससे नशा होना बंद हो जाएगा, फिर वो और डोज बढ़ा देगा, उससे भी नशा होना बंद हो जाएगा एक कंडीशन में। तो ये दिक्कत। लेकिन एक बात बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि इन ड्रगों को एक बार लेना भी व्यसन बन सकता है। अगर कोई सोचे कि जिंदगी में एक बार लें तो व्यसन थोड़ी हो सकता है, कह नहीं सकते। एक बार लेना हो सकता है वो 1000 बार लेने लग जाए, ठीक है। इस प्रकार ड्रग और अल्कोहल की व्यसनी शक्ति उन्हें इस्तेमाल करने वाले को एक दोषपूर्ण चक्कर से बाहर निकालना उनके बस में नहीं रहता है। जब तक किसी का मार्गदर्शन नहीं मिले, जब तक किसी का परामर्श नहीं मिले, तब तक वो एडिक्टेशन में चला जाता है, तब तक बहुत बड़ी लेट हो जाती है। इसलिए चैप्टर दे रखा आपको कि आपको सही उम्र में सिखा दिया जाए कि ड्रग और अल्कोहल के क्या कुप्रभाव होते हैं, ठीक है।
और निर्भरता शरीर की वृद्धि, जो ड्रग की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर अभिलाक्षणिक और अप्रिय विनिवर्तन संलक्षण के रूप में विड्रॉल सिंड्रोम भी हो जाता है उनको। कई व्यक्तियों को विड्रॉल सिंड्रोम हो जाता है और 2 साल से कंटिन्यू अल्कोहल ले रहे हैं, कंटिन्यू 2 साल से एकदम से उनकी बंद करवा दी गई तो उनको विड्रॉल हो जाता है, सिम्टम्स आ जाते हैं। जैसे उनको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, वो चिड़चिड़े रहेंगे, उनके बीपी जो हार्ट वगैरह जो हार्ट बीट है वो तेज़ी से बढ़ती रहेंगी, किसी से बात नहीं करेंगे, और जैसे ही उन्होंने पिया लोग उनसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बातें हो गई। ड्रग अल्कोहल कुप्रयोग के प्रभाव, ये जो साइड इफेक्ट है ये थोड़ा सा और है, आप बुक में देख के इसको पढ़ लेना और कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है।